जुड़ी हुई सामने आ रही है। न्यूज 18 की यतेंद्र शर्मा की खबर है कि केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को सुबह 11 बजे इस मुद्दे पर सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है। यानी कि जो अफगानिस्तान में हालात अब धीरे धीरे पैदा हो रहे हैं, वहां से जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू करके धीरे धीरे उनको अब उनकी वतन वापसी हो रही है। और इसी को लेकर अब केंद्र ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। 26 अगस्त को सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है। यानी कि कुछ बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि 26 अगस्त को ये बैठक होनी है सुबह 11 बजे। जिस तरह लगातार अफगानिस्तान पर अब तालिबान का राज है और वहां दहशतगर्दी फैल गई है। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, आखिर क्या निर्णय हो सकता है, लिया जा सकता है इस बैठक में? देखिए, अफगानिस्तान क्योंकि पड़ोसी देश और वहां पर जिस तरह से तालिबान का कब्जा हुआ उसने भारत की चिंताएं बढ़ा दी और ऐसे में उसका भारत के ऊपर भी काफी असर पड़ेगा। तो इन सबको देखते हुए सभी राजनीतिक दलों में एक भावना रहे, एक पूरा देश मिलकर निर्णय ले इस पूरे संकट से गुजरने के लिए और क्या अच्छा हो सकता है अफगानिस्तान और भारत के हितों को देखते हुए। तो उस संबंध में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विदेश मंत्रालय इस बैठक में एक प्रेजेंटेशन भी देगा जो तालिबान के बाद जो तालिबान ने कब्जा किया उसके बाद अफगानिस्तान की क्या स्थिति है और उसका भारत पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन उस बैठक में किया जाएगा। और उसके बाद जो अफगान से आए हुए जो अल्पसंख्यक हिंदू और सिख हैं उनको जो शरण दिया या जो अफगानी मूल के नागरिक हैं उनको जो शरण दिया उनको लेकर भारत किस तरह से कदम उठा सकता है, उनको जो सीए का जो कानून है उसको किस तरह से अमल में लाया जा सकता है या आगे किस तरह से कूटनीतिक स्तर पर अफगानिस्तान के साथ किस तरह से बातचीत हो सकती है। इन तमाम बिंदुओं पर सरकार सारे राजनीतिक दलों के विचार जानेगी, उनका मत जानेगी और उसके बाद एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से सरकार को किस दिशा में आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल, यानी कि देशहित की भावना सभी पार्टियों में सर्वोपरि रहे और उनके क्या विचार हैं इस स्थिति को लेकर, जो हालात पैदा हो गए हैं अफगानिस्तान में, उसको लेकर 26 अगस्त को ये बैठक होने वाली है। वहीं तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि वो 31 अगस्त तक अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से निकाल ले। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने बाइडेन सरकार को याद दिलाया कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से सैनिकों को निकालने की समय सीमा तय हुई थी और अगर इसके बाद भी वहां अमेरिकी सैनिक जमे रहे तो ये माना जाएगा कि वहां अपने कब्जे को बढ़ाना चाहते हैं और ये विश्वास तोड़ने वाला होगा। तालिबान की तरफ से अमेरिका की चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि 31 अगस्त अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से निकालने की आखिरी तारीख होगी और उसके बाद भी अगर सैनिकों को वहां से नहीं निकाला गया तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। President Biden announced this agreement that until 31st of August they would withdraw all their military forces. So if they extend it, that means they are extending occupation. While there is no need, if they are intent on continuing the occupation, so it will provoke a reaction. और संदीप बोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, यहाँ पर अब चेतावनी जारी कर दी गई है तालिबान की ओर से, लेकिन हालात तो पहले से ही उन्होंने बदतर बनाए हुए हैं, लगातार वहां पर फायरिंग हो रही है। देखिए शिवानी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसमें अभी तक जो तालिबान ने अभी जो है किसी भी तरीके की अटैक जो है वो नहीं कंडक्ट किए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो कि अमेरिका या बाकी नेटो फोर्सेस से हैं। क्योंकि 11 सितंबर तक जो है अमेरिका ने कहा था कि हम लोग जो है अफगानिस्तान से अपनी पूरी तरह से सेना वापस ले जाएंगे, लेकिन अभी भी कम से कम 6000 से ज्यादा सैनिक जो है उनके यहाँ मौजूद है और वो सिर्फ इसलिए ताकि उनके जो खुद के नेशनल्स हैं उनको इवैक्यूएट किया जा सके। अब ऐसे में तारीख नजदीक आ रही है, किसी भी तरीके का मूवमेंट वहाँ नहीं हो रहा है। एटीसी के लिए बाकायदा ऑपरेट करने के लिए एटीसी को उन्होंने अपने जो है वो टेक्नीशियंस और आर्मी के ऑफिशियल्स वहाँ पे पहुंचे हैं। तो तालिबान को शायद ये लग रहा है कि कहीं जो तयशुदा समय अमेरिका ने दिया था कहीं उससे ज्यादा तो नहीं लग जाएगा। तो ऐसे में एक दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि इस वक्त अमेरिकन बहुत कम है वहाँ पे और अमेरिका इस वक्त जो है दोबारा अपनी फौज वहाँ पे भेजने के लिए कतई भी कोई ऐसा फैसला नहीं लेने वाला। तो लिहाजा ये मौका देखते हुए जो है तालिबान ने इस तरीके की बातें कही है, लेकिन अमेरिका जो है अपने लोगों को जो है वहाँ से इवैक्यूएट कर रहा है। 6000 के आसपास सैनिक उसके मौजूद हैं। और यहाँ पर देखना होगा कि अमेरिका का आखिर क्या रुख है। कहीं ना कहीं तालिबान को भी इस बात का खौफ है कि वो कब्जा ना कर ले और इसीलिए वो इस तरह की चेतावनी भी जारी कर रहा है। वहीं दिल्ली में यूएनएचआरसी के दफ्तर के बाहर अफगानिस्तान के नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान से आए ये वो लोग हैं जो शरणार्थी शिविर में रहते हैं। प्रदर्शन के दौरान इन लोगों ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और उन्हें शरणार्थी का दर्जा देने की अपील भी की। इसके अलावा इन लोगों ने अफगानिस्तान से आए लोगों को हर मुमकिन मदद देने की भी मांग की।
चाहेंगे, किस लिए आप यहाँ पर आए हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे 10 साल हो गए यहाँ पे बैठे हुए, ना हमारे फ्यूचर का किसी चीज़ का भी हमारा नहीं पता। मेरे 10 साल का बेटा है, ना वो पढ़ रहा है। 10 साल के हमारे सारे बच्चे हैं, जो ये इस बच्चे को भी पढ़ना, खाना पीना, रेंट कुछ भी नहीं है। आखिर हमारा कब तक ये हाल होगा यहाँ पर? तो अभी आप हमारे अफगानिस्तान भी हम पलट के नहीं जा सकते, जो पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। आप कब आए थे? आप अपनी अगर कहानी बताएं, आपको क्यों वहाँ से आना पड़ा? अगर वही प्रॉब्लम जो सेम अभी चल ये रही बताइए क्या- है। मेरे बहन का जो हस्बैंड था ना, उनको डेथ हो गई थी, जो हमारे सब घर को अटैक हो रहा था कि आपका भी यही हाल होगा, सेम यही तालिबान की वजह से। तो आज हम यहाँ बैठे, अपना घर सब कुछ छोड़ के आए। तालिबान 10 ने, साल अटैक उनको, किया? हाँ उनको मारा है। किस लिए मारा है? उनको उनके घर के लिए मारा था। कब की बात है ये? ये 2011 में हम यहाँ आए, 10 साल हो गए। हाँ, अच्छा, तो अभी 10 सालों में क्या आपको रिफ्यूजी का कुछ- स्टेटस नहीं मिला यहाँ पर? हम यहाँ रेफ्यूजी हैं, पर रेफ्यूजी का हम क्या करें? हमारे पास कार्ड है, लेकिन कार्ड हम कुछ नहीं कर सकते। क्या चाहते हैं वही? हमारे ये बच्चे बिना पढ़े लिखे हैं। आप जब सबसे पूछो, वो सिर्फ बच्चों की बात करेंगे। हमारे बच्चे, रेंट, क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं है हम लोग के पास। पूछो, सब यही बोल रहे हैं, कब तक? हमें क्यों रखा है यहाँ पर जब हमारा कुछ नहीं हो सकता? अफगानिस्तान में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, जिसे देखते हुए वहां फंसे भारतीयों को निकालने का काम और तेज कर दिया गया है। इसी पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वो वहां के हालात के बारे में सदन में सभी पार्टियों के नेताओं को जानकारी दें। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इस बारे में और जानकारी देंगे। वहीं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की खबर है कि काबुल में फंसे 75 अफगान सिख और हिंदू समुदाय के लोगों को निकाला जा रहा है। रिपोर्ट है कि अफगान सिख समुदाय के लोग अपने साथ 3 गुरु ग्रंथ साहिब जी के लेकर लौट रहे हैं और सभी लोग काबुल एयरपोर्ट के अंदर हैं और उन्हें वायुसेना के विमान से दुशांबे के रास्ते भारत लाया जाएगा। और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का। गाड़ी में बैठे हैं। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 3 पावन स्वरूप अफगानिस्तान के रेजिडेंट हिंदू और सिख भाई जो हमारे हैं, उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, सारी सरकार का, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप वहां से बाहर निकालकर भारत लाए जा रहे हैं। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने का काम और तेज हो गया है। न्यूज 18 के अमित सिंह की खबर है कि काबुल से 4 अलग अलग विमान अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इन 4 विमान के जरिए 176 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। जो विमान दिल्ली आए हैं उनमें कतर एयरवेज, इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा के विमान शामिल हैं। कतर एयरवेज के विमान से 30, विस्तारा के विमान से 104, एयर इंडिया के विमान से 1 और इंडिगो के विमान से 11 भारतीय दिल्ली आए हैं। और खबर यह भी है कि काबुल से लौटे लोगों में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। यहाँ पर एक शख्स मौजूद हैं जो कि काबुल से इंडिया पहुंचे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताओ मुझे। तबीवर सरदार। क्या करते थे आप काबुल में? मैं काबुल में यूएस एम्बेसी में आर्मी को फूड सप्लाई में काम करता था, कैटरिंग कंपनी में। कैटरिंग का काम करते थे। तो आप कब काबुल से निकल के दोहा या कतर पहुंचे? मैं 15 अगस्त को निकल गया था, उधर एंट्री किया था। कैसे निकले थे आप? वो यूएस आर्मी का वो जो फ्लाइट था ना, वो फ्लाइट में ही निकला था। इंडियन एम्बेसी आपको कितनी मदद की? इंडियन एम्बेसी मदद 3 नाइट किया है। 3 नाइट हम लोगों के साथ था। उधर जो बंदा काम करता है, 2-4 लग रहा था, एक सरदार था। मतलब काफी मदद की है। हाँ, वहाँ के काफी हालात मदद है, क्योंकि आप 15 अगस्त को वहाँ से निकले, हालात बताइए किस तरीके के हालात थे वहाँ पे? वहाँ पे देखिए, जब ये तालिबान अंदर घुसा तब से पूरा रोड बंद है। जब रोड क्लोज हो जाएगा तो बंदा बाहर नहीं निकल सकता है, घर में रहना पड़ेगा। अभी तो जब घर में रहेगा तो उनको खाना पीना सबका प्रॉब्लम तो होगा ही ना। यही सिचुएशन और कुछ नहीं है।
और उधर का ज़्यादा बंदा जो नागरिक है डरता है ज़्यादा तालिबान को, यही प्रॉब्लम है। आप लोग निकले कैसे एम्बेसी से? जो एयरपोर्ट गए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था पूरा एम्बेसी, हमारा जो इंडियन एम्बेसी ना, वो 1 महीना पहले हम लोगों को मैसेज भेज दिया था जो काबुल के अंदर कितना बंदा काम कर रहे हो, इधर एंट्री करो। ऑलरेडी सब इन्फॉर्मेशन रहता है हमारा इंडियन एम्बेसी में, और हम US एम्बेसी में था काबुल में, तो आर्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था हम लोग उधर से निकालने का सेफली वहाँ पे। तो हमारा सेफली वहाँ पे निकाल दिया उन लोग को पता था कल ऐसा होने वाला है, इतने तक इधर तक आने वाला है, तो आज रात को इन लोगों को निकाल दो, तो पूरा रात के अंदर निकल दिया था सब। तो जिस तरीके से एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही थी, ट्रैफिक जाम की तस्वीरें, लोग डरे हुए हैं, हर कोई वहाँ से पलायन कर रहा है, क्या स्थिति? वो तो पहले अभी भी है, डरा हुआ है, क्योंकि बाहर कोई निकल नहीं सकता है, इसलिए बात चल रहा है। जो तालिबान है, गवर्नमेंट तो चला गया, तो अभी जितना बंदा है उधर बात चल रहा है। तो एक्चुअली US आर्मी बोला जो हम लोग जितना दूसरा कंट्री का है, जो ऑस्ट्रेलिया का भी भेजा आर्मी, उधर की ऑस्ट्रेलिया के कुछ आर्मी था उधर, तो बोला हम लोग ये सब सेफली लेके जाएगा, उसके बाद जो भी करना करो, हम लोगों को टाइम देना पड़ेगा इतना दिन, जितना बांधा है पूरा सबको निकल के हम लोग निकल जाएंगे। अमेरिकी दूतावास में काम करने वाले सुनील और बलविंदर नाम के भारतीयों से भी न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की। बातचीत में दोनों ने बताया कि हर गुजरते दिन के साथ काबुल के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अफगानिस्तान से लगातार भारत लौट रहे लोग हैं हमारे साथ, यात्री हैं। क्या नाम है आपका और क्या वहाँ पर करते थे आप? मेरा नाम सुनील दाल है, मैं वहाँ शेफ था US एम्बेसी में, वहाँ जॉब करता था मैं। तो किस तरह के हालात हैं अफगानिस्तान में, क्या जो वास्तव में भगदड़ मची हुई है वहाँ पर, जो बताया जा रहा है? देखो, जब तक हम वहाँ थे, अब हमें तो पता नहीं क्या, हम तो वहाँ से तालिबान का जब अटैक होने वाला था, ये सब था, उससे पहले हम लोग जा चुके थे वहाँ से, क्योंकि 14 की रात को हम वहाँ से निकल गए थे। तो उसके बाद तो हमने न्यूज़ में देखा, हम लोग पर्सनली वहाँ जाके गए नहीं, देखा नहीं क्या है, वो क्या रहा है। दोस्त लोग हमारे, उनसे कॉन्टैक्ट किया था हमने, तो उन्होंने बोला कि बाहर का सिचुएशन थोड़ा सही नहीं है, क्या नाम है, अच्छा हुआ आप लोग मतलब टाइम से निकल गए। वो तो किस तरह से वहाँ से निकाले गए? ये US आर्मी ने निकाले या किसी और भारत सरकार के माध्यम से निकले? US आर्मी थी वहाँ पे, उन्होंने उनके जो C-117 था उनसे हम निकले, कतर के लिए गए थे, वहाँ पे उनका एयर बेस था, वहाँ पे हम लोग कुछ स्टे किया था। कितने लोग थे जो वहाँ एम्बेसी में काम करते थे? अप्रोक्सीमेट 300 से ज़्यादा ही थे। अभी लोग फंसे हुए हैं कि सारे? सब आ गए, सब आने वाले पीछे खड़े सब लोग। तो फिर कोई प्रॉब्लम हुई आने जाने में? जिस तरह से कुछ नहीं, सब नॉर्मल था, इजी था, लीगली था, मतलब वहाँ पे इंडियन एम्बेसी थी कतार में, उन्होंने हमको पूरा सपोर्ट किया। यहाँ पर किस तरह का कोई प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किया गया? बस कोविड था, उसके चक्कर में थोड़ा 6 घंटे हम लोग को वेट करना पड़ा, अदर देन सब ठीक ठाक था। तो भारत सरकार की तरफ से कोई संपर्क आप लोगों से किया गया? नहीं, हमें तो करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि हमने जब वहाँ जो कतार में जो हमारे एम्बेसी थी, उन्होंने इंडियन एम्बेसी से बात करी, उसके बाद उन्होंने एम्बेसी के थ्रू सारा काम हो गया, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर वो लोग हमारी बात सुनते नहीं, हम लोग डेफिनेटली इंडियन एम्बेसी गवर्नमेंट से बात करते या कुछ दूसरा एक्शन लेते, पर ऐसा कुछ बोला नहीं। कुछ ऐसे लोग भी जो आपके संपर्क के हैं, आपके साथ पहचान वाले, जो वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं, आपकी उनसे बात? नहीं, हमारा जो ऑल जो स्टाफ था, कलीग्स थे, वो सब है, वो सब आने वाले हैं, सब निकल गए। हमारे साथ एक और यात्री हैं जो अफगानिस्तान से लौटे हैं। आप कहाँ काम करते थे अफगानिस्तान में और क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम बलविंदर कुमार है और मैं हिमाचल का हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऊना से। तो मेरे साथ भी अभी काफ़ी बंदे आए हैं। तो हम लोग भी 15 तारीख को वहाँ पे पता चला था कि ऐसे ऐसे हो गया है, तालिबान ने जो हमला कर दिया है। 15 तारीख को हमें निकाल लिया गया था उधर से। कहाँ काम करते थे आप अफगानिस्तान में? US एम्बेसी में करते थे, काबुल US एम्बेसी में जी। तो क्या काम करते थे आप वहाँ पर? हम कैटरिंग का काम करते थे। कितने लोग थे भारतीय वहाँ पर? वहाँ पे तो कम से कम 200 के करीब था। तो किस तरह के हालात थे जब आपको वहाँ से निकाला गया और किस तरह से निकाला गया? सर, जब तक हम वहाँ से निकले थे तब तक तो बाहर में पता चला था कि ऐसे ऐसे होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती थी। तो जैसे ही कुछ पता लगा कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो वैसे US आर्मी ने हमें वहाँ से निकाल दिया। तो US आर्मी ने आपको कब निकाला और कहाँ रखा फिर निकालने के बाद? हमें सीधा कतर लेके गए थे, दोहा कतर में जो आर्मी कैंप है उनका, वहाँ पे ले जाया गया। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में तालिबान से लड़ाई के लिए घेरेबंदी तेज होती जा रही है। कल पंजशीर प्रांत में जुटे लड़ाकों ने तालिबान को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी थी। वहीं आज एक बार फिर पंजशीर प्रांत के लोगों ने तालिबान को धमकी दी कि वो अपने देश की आजादी की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके साथ ही पंजशीर प्रांत की तरफ से एक ट्वीट करके लोगों से पूछा गया है कि आजादी की इस लड़ाई में कौन कहां से साथ दे रहा है। इस बीच ये भी खबर है कि अफगानिस्तान में बागलान के बन्नू, पुले, हिसार और देसाला जिले को तालिबान से आजाद करा लिया गया है।
वहीं अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में बीती रात किसी तरह की कोई झड़प नहीं हुई, लेकिन तालिबान के खिलाफ पूर्व सैन्य अधिकारी वहां जुटे हुए हैं, जिन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में तालिबान के सामने झुकेंगे नहीं। और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इस बात को दोहराया कि वो एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार हैं और तालिबान को कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त पंजशीर में तालिबान विरोधी कमांडर पीर मोहम्मद और गुल हैदर खान भी मौजूद हैं, जो तालिबान के खिलाफ घेरेबंदी में जुटे हुए हैं। एक रोज पहले काबुल से वायुसेना और एयर इंडिया के 3 अलग अलग विमानों से वहां फंसे 390 लोगों को निकाला गया है। एयर इंडिया का एक विमान काबुल से दोहा के रास्ते होते हुए 135 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा था। इसी तरह दुशांबे के रास्ते 87 भारतीयों को निकाला गया था। इसके बाद काबुल से वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान से 168 लोग हिंडन एयरबेस पहुंचे थे और इनमें से 107 भारतीय और 24 अफगान सिख थे। इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं और देखिए इनके चेहरे। ये वो नागरिक हैं जो वहां पर मौजूद थे अफगानिस्तान में और तालिबान का राज इन्होंने देखा। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जैश के कई आतंकी पीओके में घुसे हैं। काबुल से पीओके आए जैश की आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 की आदित्य राजकौल की रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये वही आतंकी हैं जो कुछ दिन पहले तक काबुल की जेल में बंद थे, लेकिन काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सभी आतंकियों को छोड़ दिया गया, जिसके बाद जैश के ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से पीओके पहुंच गए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें एक तस्वीर में आतंकियों के पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया है। आतंकियों की वापसी के जश्न में ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई। ये तस्वीरें आतंक के नापाक गठजोड़ का पर्दाफाश कर रही हैं। इस गठजोड़ में जैश के आतंकियों के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तालिबान भी शामिल है और आतंक का ये गठजोड़ भारत के लिए नया खतरा है। देखिए तस्वीरें किस तरह जश्न में फायरिंग की जा रही है। ये वो आतंकी हैं जो अब काबुल की जेल में ये लोग बंद थे और वहां से जैसे ही तालिबान का वहां पर राज हुआ, तालिबान ने सभी इन कैदियों को आजाद कर दिया और अब ये पीओके में घुस आए हैं। ISI की मदद से ये सभी अब पीओके में पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से बहुत बड़ी खबर है और ये नया खतरा बन सकता है भारत के लिए। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर अब पहुंच गए हैं और जानकारी के मुताबिक ये वही आतंकी हैं जो कुछ दिन पहले तक काबुल की जेल में बंद थे, लेकिन काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सभी आतंकी को छोड़ दिया गया। तस्वीरें देखिए, गाने बज रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। ये आतंकियों की तस्वीरें हैं और जश्न में फायरिंग भी की जा रही है। पीओके से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किस तरह आतंकियों का स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, अब ये नया खतरा बन सकता है भारत के लिए। तस्वीरें देख रहे हैं आप कि किस तरह पीओके से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकियों का ये स्वागत हो रहा है। कोई आम नागरिक नहीं है, आतंकी है जो काबुल की जेल में से पहले बंद थे, लेकिन जैसे ही वहां पर तालिबान का राज हुआ इनको छोड़ दिया गया। आदित्य राजकौल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, अब देखिए ये नई चुनौती अब बन गई है, नया खतरा बन गया है भारत के लिए। जी बिल्कुल, एक नई चेतावनी, एक नया खतरा भारत के लिए बन रहा है। ये जो तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, ये आ रही हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलाकोट से और ये कल की तस्वीरें हैं जहां पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी जो काबुल की जेलों में बंद थे वहां से छुड़ा दिए गए हैं। तालिबान ने इन्हें छुड़ाया है पाकिस्तान ISI के इंस्ट्रक्शन पे और महज कुछ ही दिनों में ये काबुल से इस्लामाबाद पहुंचे और इस्लामाबाद से अब रावलाकोट पहुंचे और पाकिस्तान ISI ने इनका पूरा जो है इंतजाम किया ट्रैवल का और कैसे अच्छे से ये आ पाए। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो है इनका स्वागत किया जा रहा है। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी हैं, इनमें से एक आतंकवादी वकार है जैश-ए-मोहम्मद का जिसको अफगानिस्तान के NDS ने पकड़ा था
और ये काबुल की जेल में बंद था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो रावलाकोट, कोटली और अलग अलग जगहों पे गए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो साफ जाहिर होता है कि ऐसे जैश ए मोहम्मद के कैंप अभी भी चल रहे हैं। जैश ए मोहम्मद जो एक UN डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान की शह पर चल रहा है। तालिबान के मजबूती से अफगानिस्तान पे कब्जे के बाद अब जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा, जिसको पाकिस्तान के सरकार का और पाकिस्तान की आर्मी और ISI का समर्थन है, वो खुलेआम जो है पाकिस्तान में घूम रहा है। उनको शह मिल रही है और वो रीग्रुप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनके ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान में और ज्यादा खुले, पाकिस्तान में उनको और ज्यादा शह मिले और कश्मीर में खासकर वो आतंकवादी घटनाओं को जो है और अंजाम दे सकें। आपको याद होगा पुलवामा की घटना भी जैश ए मोहम्मद ने की थी और उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हैं जो नाकाम की है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, इंडियन आर्मी ने और CRPF ने। तो इनका जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है या इनके जो मंसूबे हैं वो क्लियर हैं कि कश्मीर में आतंकवाद कैसे बढ़ाया जाए, यही पाकिस्तान की साजिश है। लेकिन ये जो कल के बहुत सारे वीडियोस हमें हासिल हुए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, सीधे जाहिर करते हैं कि ऐसे जैश ए मोहम्मद को खुली छूट मिली हुई है पाकिस्तान में। और खासकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, वो खासकर ये देखेगा कि कैसे पाकिस्तान में कोई भी एक्शन जो है आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार हो, आर्मी हो, पुलिस हो या जुडिशरी हो, नहीं ले रही है। तो इसमें आतंकवादी हवाई फायरिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पर एक तराने भी बज रहे हैं जैश ए मोहम्मद के उनके स्वागत में। और जैसे मैंने बोला कि ये रीग्रुप कर रहे हैं इसी तरीके से जो अपनी साजिश है कि आतंकवादी संगठन और ज्यादा मजबूत हों, घुसपैठ करें भारत में और कश्मीर में निहत्थे लोगों को जो है अपना शिकार बनाएं। बिल्कुल आदित्य, अभी निहत्थे लोगों को अपना शिकार बना सकते हैं। तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये आतंकियों के स्वागत में हवाई फायरिंग की जा रही है और देखिए तस्वीरें, पीछे गाना भी बज रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इनका स्वागत हो रहा है। आदित्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य देखिए, अब इनकी तादाद POK में और ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि अब साजिश करना भारत के खिलाफ इनके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, साजिश करना आसान हो जाएगा और मैंने तो इस बारे में लिखा भी है और मैं इस बारे में खासकर रिपोर्ट कर रहा हूँ कि कश्मीर में भारत को मुस्तैदी से रहना पड़ेगा। इमीडिएटली, इमिनेंटली तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले महीनों में, सालों में हो सकता है कि तालिबान भी अपना रुझान कश्मीर की ओर करे, आतंकवादियों को जो है शह दे। क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि तालिबान के अफगानिस्तान के कब्जे में पाकिस्तान ISI का, जैश ए मोहम्मद का और लश्कर ए तोयबा का बहुत बड़ा हाथ है। तो तालिबान ये याद रखेगा और खासकर तालिबान में जो हक्कानी नेटवर्क है जिसको पाकिस्तान एक सेफ हेवन देता रहा बहुत समय तक, वो उन्होंने काबुल पे कब्जा किया है। और जैसे ही हक्कानी नेटवर्क ने काबुल पे कब्जा किया, उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी थे या लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी थे, उनको छुड़ाया और उनको एकदम सहूलियत से पाकिस्तान पहुंचाया। और पाकिस्तान पहुंचने के बाद ये बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी रावलाकोट, कोटली, मुजफ्फराबाद और बाकी जगहों पे पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियोस न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं कैसे जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं स्वागत कर रहे हैं उन आतंकवादियों का जो काबुल से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पहुंचे हैं। हवाई फायरिंग भी हो रही है और ये जैश ए मोहम्मद के तराने भी बज रहे हैं। जैश ए मोहम्मद का जो फ्लैग है, जो ध्वज है, वो भी वहां पर उड़ रहा है खुलेआम। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी लोग जो है बहुत ही चिंतित हैं क्योंकि सीज फायर अभी चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी, लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी अमन नहीं चाहते। वो चाहते हैं किसी तरीके से आतंकवाद की एक नई शुरुआत, एक नई लहर कश्मीर में फिर से हो। बिल्कुल, और उनको खून खराबा ज्यादा पसंद है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरह आतंकवादियों का स्वागत हो रहा है। ये कोई आम नागरिक नहीं है, ये आतंकवादी हैं और ऐसी तस्वीरें खुशी मनाई जा रही है आतंकवादी क्योंकि अपने वतन वापस लौट गए हैं। आदित्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, अब देखिए, पहले ही पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट करता आया है और जैसे ही वो वहां पहुंचे, अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हुआ, उसने सारे आतंकवादी छोड़ दिए। खुलेआम अब ये घूमेंगे और भारत के खिलाफ जो भारत का आने वाला भविष्य होगा, आप किस तरह देखते हैं उसको और किस तरह की रणनीति बनाने की अब जरूरत है भारत को? देखिए, भारत जो है आतंकवाद को बहुत ही अच्छी तरीके से मुकाबला कर रहा है। पुलवामा की घटना के बाद भी हमने देखा, पहले तो बालाकोट का हमने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा कड़ा जवाब दिया और उसके बाद भी पुलवामा जैसी घटनाएं जो पाकिस्तान करना चाहता था कश्मीर पे, वो नहीं हो पाए।
और रिसेंटली भी आपने देखा कि मौलाना मसूद अजहर के खुद के जो नेफ्यू थे सैफुल्ला, वो भी वहां पर जो है मारे गए इंडियन आर्मी में, और जो है सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस ने उन्हें टाचीगाम के जंगलों में मारा कश्मीर में। तो जैश ए मोहम्मद उतनी एक्टिव नहीं है जितनी पहले थी। जैश ए मोहम्मद के जो टॉप कमांडर थे वो ऑलमोस्ट सारे ही इंडियन आर्मी ने और जेएनके पुलिस ने मिलकर मार दिए थे पुलवामा की घटना के बाद। लश्कर तैयबा को भी बहुत ही जो है हानि पहुंची है, उनके जो कमांडर्स हैं वो भी मारे गए हैं। इसीलिए कोशिश पाकिस्तान आईएसआई की ये है कि विंटर से पहले, कड़ी ठंड से पहले, बर्फबारी से पहले कैसे आतंकवादी फिर से रिग्रुप हो, उनकी ट्रेनिंग फिर से लॉन्च की जाए, और लॉन्च पैड जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से उनको फिर से कश्मीर में जो है घुसपैठ कराई जाए। पिछले 8 महीने से सीजफायर हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन पाकिस्तान अपनी रणनीति अब बदल रहा है। वो सीजफायर नहीं चाहता क्योंकि उन्हें पता है तालिबान ने अब अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, तो वो फिर से अपना अटेंशन कश्मीर पे देना चाहते हैं। अगले साल पाकिस्तान में चुनाव भी होंगे, तो इसके मद्देनजर वो चाहते हैं कि कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं कैसे ज्यादा। आदित्य कौल जी, आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर देखिए, आप यहाँ पर पीओके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आतंकवादी हैं उनका किस तरह स्वागत किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? भारत के भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा है ये? देखिए, ये पहले से मालूम था जो जब वहाँ पर अफगानिस्तान में खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का काम, तो वो बिल्कुल अपनी नजर यहाँ पर लाएंगे, जम्मू कश्मीर पर लाएंगे, भारत के ऊपर लाएंगे। परंतु इतनी जल्दी लेकर आएंगे वो उसका बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था, परंतु ऐसे ही लग रहा है वो ये कर रहे हैं। पर मेरे विचार से वो इतना ज्यादा इसमें सफल नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो चुनौतियां हैं वो अफगानिस्तान में बहुत चुनौतियां हैं पाकिस्तान के लिए। क्योंकि ऐसी बात नहीं है जो वहाँ पर सब ठीक ठाक हो गया है, पाकिस्तान ने वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली है तो सब कुछ ठीक है। वहाँ पर अभी बहुत चुनौतियां हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा वहाँ पर फैक्शंस हैं। वो सब चाहेंगे जो उनके लिए उनको सत्ता मिले, उनको और ज्यादा पावर मिले, तो वहाँ पर ये खींचातानी चलती रहेगी। और उसमें पाकिस्तान को ध्यान रखना पड़ेगा अपने हितों के लिए। और वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, लश्कर जंगवी है, लश्कर इस्लाम है, ये सभी गुट हैं जो कि पाकिस्तान में भी शरिया इस्लाम को लाना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान के विरुद्ध बहुत ऐसे आतंकी हमले करते रहे हैं। अभी जो हाल में हुआ था जिसमें 9 चीनी इंजीनियर मारे गए थे वहाँ पर एक डैम के कंस्ट्रक्शन के साइट के पास में, वो भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। आपको याद होगा 2014 में जो एक हमला हुआ था जिसमें 140 स्कूल के बच्चे, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे मारे गए थे, तो वो भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया था। तो अब उनको और जोर मिलेगा और बल मिलेगा और स्फूर्ति मिलेगी और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक स्पेस मिलेगी। तो इसीलिए अभी पाकिस्तान को उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो अब वो ये सोच सकते हैं जो अफगानिस्तान में उनका जो काम है पूरी तरीके से मुकम्मल हो गया है, पूरी तरीके से खत्म हो गया है, अब वो और जगह इधर भारत में जम्मू कश्मीर पर ला सकते हैं। यहाँ पर ड्यूरन लाइन को ये तालिबान मानते नहीं है। देखिए, बात ऐसी है, अभी तक तो काबुल में या कंदहार में जो भी उनकी राजधानी होती है तालिबान ने, वो अभी तक सरकार नहीं बना पाए हैं। 8 दिन हो गए हैं, अभी तक सरकार नहीं बना पाए हैं, क्योंकि तो वहाँ पर भी अभी मसले हैं, उसको भी देखना वो जरूर देखते होंगे कि बातचीत हो रही। और ये और बहुत बड़ा खतरा है आने वाले भविष्य के लिए, भारत के लिए। हालांकि भारत इससे बखूबी निपटेगा और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हवाई फायरिंग हो रही है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का अंतिम संस्कार हो रहा है, उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कई मंत्री पहुंचे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के राज्यपाल रहे कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज बुलंदशहर जनपद के नरोरा में गंगा घाट के किनारे होना था और वहीं से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके लिए शुरुआत से ही सभी तैयारियां चल रही थी और ये देखिए किस तरह उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है घाट पर, उसकी ये तस्वीरें हैं। और उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर कई मंत्रियों की भीड़ मौजूद है।
जो उनके शुभचिंतक रहे हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और भीड़ आप देख सकते हैं। नरोरा बुलंदशहर से ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर बासी घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगे। और ये तैयारियां आप देख रहे हैं किस तरह वहां पर अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं और तमाम बड़े नेता, यूपी कैबिनेट के बड़े चेहरे वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। इससे पहले हमने गृह मंत्री अमित शाह को देखा था जो अलीगढ़ पहुंचे हुए थे, जहां पर कल्याण सिंह जी का गांव है, उनका जो घर है वहां पर वो पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने उनको पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब ये बुलंदशहर नरोरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे कल्याण सिंह जी का आज अंतिम संस्कार होने वाला है। इस अंतिम संस्कार में कई बड़े नेताओं के आने की भी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को हमने देखा वो वहां पर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। और एक तस्वीर भी वहां पर लगाई गई है, देखिए अंतिम संस्कार की जो अब आगे की विधि है वो अब पूरी की जाएगी और यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है, पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई भी अनहोनी ना हो। और जो शुभचिंतक हैं कल्याण सिंह जी के वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, तैयारियां हो चुकी हैं और कुछ ही देर में अब अंतिम संस्कार भी हो जाएगा, कौन वो बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त पहुंचे हैं वहां? देखिए, बिल्कुल कल्याण सिंह अपनी अनंत और अंतिम यात्रा पर निकल रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार की जो अंतिम रूप है वो उसे दिया जा रहा है। जो केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद है, शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद हैं, संघ से जुड़े कई सारे बड़े चेहरे मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, दिनेश शर्मा मौजूद है, उमा भारती जो कल्याण सिंह के साथ लगातार काम उन्होंने किया हुआ है वो वहां पर मौजूद है और हमेशा वो कहती थी कि हमारे लिए तो भाई साहब है। तो सभी लोग मौजूद है और सबसे बड़ी बात ये कि कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे और उस दौर के नेता रहे जिन्होंने अपनी बात स्वीकार किया और कहा कि हमारी गलती है और उनके कार्यकाल में बाबरी विध्वंस हुआ। तो उनके जो चाहने वाले लोग हैं वो सभी लोग वहां मौजूद है और कई जो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया या जो उनके साथ काम करना चाहते थे, इच्छुक थे, तो बहुत एक लंबी फहरिस्त है जो लोग वहां पर मौजूद हैं और वो इसी बात को देखना चाहते हैं, इसी बात को जानना चाहते हैं कि आखिर जो कल्याण सिंह ने बिल्कुल। और यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलंदशहर से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं नरोरा की, जहां पर गंगा तट पर बासी घाट पर आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसी को लेकर ये तैयारियां और वहां पर तमाम मंत्री भी पहुंचे हुए हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हुए हैं।